आज की इस वीडियो में आज 31 जुलाई 2022 को हुए लेखपाल के एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र। मैं आपका स्वागत करता हूं संकल्प में यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हिंदी का सेक्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खग जाने खग ही की भाषा। मुहावरा पूछा गया आपसे, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें कारक पूछा गया है, इसमें कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन है, अरुण शब्द की अनेकार्थी है। इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। अनेकों शब्द नहीं होता है, अनेक होता है। मतलब इसमें लिखा है वाक्य किस भाषा में शुद्धि है, तो ये बहुत आसान है, आप लगा सकते हैं इसको। अनेकों लोग नहीं होता, अनेक लोग होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द आपका है अक्षर। अगला क्वेश्चन है, इसमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाए। सजा का नाम ही मृत्यु दंड बता दिया गया, तो सजा का शब्द नहीं आएगा। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। अच्छा, ये जो है ये सही है, ये वाक्य सही है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। भैंस शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध होगा ना। भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। मेरे को शब्द गलत है, मेरे को शब्द नहीं सही है, तो इसमें पहला गलत है, शुद्ध भैंस गलत है, मेरे को गलत है। मतलब ये आंसर इसका सही होगा। आगे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। इसका आंसर जल्दी देख लेते हैं। पहले में असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, इसका आंसर हो जाएगा अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि मनुष्य को कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो किस भाव से करना चाहिए? निष्काम भाव से करना चाहिए। सफलता असफलता की चिंता किए बिना करना चाहिए, और आशा निराशा के चक्कर में फंसे बिना करना चाहिए। मतलब इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे माना है? पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सफलता क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है। अगला क्वेश्चन, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। जीवन की सार्थकता किसमें है? इसमें क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का? कर्तव्य मार्ग पर चलने में के आनंद में जीवन की सार्थकता है। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही है। इसमें संधि विच्छेद बताना है। पत्र धन आलय नहीं होता, आलय होता है। मरण आसन्न होता है। यथा आर्थ नहीं होता है, यथा अर्थ होता है। ये वीरधर अंगना, वीरधन अंगना सही है, ये वीरांगना होता है। कब्र में पैर लटकना बहुत ही कॉमन मुहावरा है। मृत्यु के समीप होना। सलाका शब्द सलाका शब्द किससे बना है? सलाई से। सलाका शब्द का तद्भव रूप क्या है? सलाई है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची। 15 नंबर देखते हैं। 15 में पूछा गया आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है मोद और हर्ष। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? समास सिंपल, बहुत सिंपल से समास पूछा गया। अपना पराया द्वंद्व समास हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है 17 नंबर में। यामा स्त्रीलिंग है, योजना स्त्रीलिंग है, भिक्षा स्त्रीलिंग है, और नहीं पूछा गया है तो संबल स्त्रीलिंग नहीं है। सही विलोम युग्म पूछा गया है। सांझ का दोपहर, कृपण का दाताई। कृपण और दाता ये सही विलोम शब्द है। जीवनपति का समानार्थी क्या होगा? इसमें यमराज हो जाएगा। जिसे इंद्रियों का अनुभव न किया जा सके, अतीन्द्रिय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति हुई लिखा जाता है। अव्यक्ति, छवि, ये सब स्त्रीलिंग है। विवाह पुल्लिंग है। पंखा का बहुवचन पंखे हो जाएगा, चंद्रबिंदी नहीं लगेगी। और दुशासन का संधि विग्रह करेंगे, दुह धन शासन। 24 नंबर पे है वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी में देखिए 24 नंबर में क्या हो जाएगा? भाग्यवान होता है, मान नहीं होता है। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। वाल्मीकि, छोटी की मात्रा लगती है। लालाई सही शब्द है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इनमें से सभी शब्द शुद्ध हैं। कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं? अधोगति होता है, उज्ज्वल गलत है, और विस्मरण और ये दोनों गलत हैं, और विस्मरण और हितैषी शब्द सही, यानी कि इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अब आता है मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन को हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट में। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जीएस का पार्ट। क्या नंबर पहुंचते हैं? सती प्रथा। सती प्रथा को किसने अंत किया? हमारे आप टाइमलाइन वाले वीडियो में देखेंगे, उसमें हमने बताया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1929 में सती प्रथा को अंत किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी? कृषि पर निर्भर करती थी। कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र पर, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक क्या आता है? नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। अगला है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? ये है साबरमती से। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? NH2 है जो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का जो मैप है कुछ ऐसे करके ऐसे बनता है। यहाँ पर उत्तराखंड, यूके, यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल प्रदेश का टच होता है, इधर आपका हरियाणा आता है, यहाँ से यहाँ तक आपका राजस्थान, इधर आपका MP, ये आपका झारखंड नहीं छत्तीसगढ़, ये झारखंड और ये बिहार। टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्य। अगर यूनियन टेरिटरी भी मिला ले तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्य पूछा है तो इसका आंसर राज्य 8 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसका आंसर बी हो जाएगा, कृषि। अगला, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ को IT शहर बनाया जा रहा है, इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जो है ये भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। ये आपका यूरोप और अफ्रीका के मध्य का जो ये जल डमरू मध्य है, ये किसको जोड़ता है? ये इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इधर भूमध्य सागर और इधर अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी शहर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में बात करें तो वाराणसी हो जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें मंदिरों का शहर तो क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, ये बांध से लिया गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ये कहाँ किस नदी पर है? ये आपका रिहंद नदी पर है, और ये आपका जामनी बांध जामनी नदी पर है। तो इतने से ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं, नहीं, अच्छा इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो आपको सारे टिक करने पड़ेंगे। ये अगर ऑप्शन नहीं होता तो इतने से हो जाता आपका काम। तो देखते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है रिहंद नदी पर, जामनी बांध जामनी नदी पर, और गोविंद सागर बांध है शहजाद नदी पर, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन, आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? कैसे पता लगा सकते हैं? इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हाउ कैन यू कैच ए कंप्यूटर वायरस? कैच ए कंप्यूटर वायरस मतलब आपके कंप्यूटर पर कंप्यूटर वायरस का अटैक कैसे हो सकता है, ये पूछा गया है। आप एक ईमेल सेंड कर रहे हैं तो वायरस आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत है। लैपटॉप विंटर में यूज कर रहे हैं तब भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तब भी नहीं आएगा। अगर एक अटैचमेंट ईमेल की ओपन कर रहे हैं और वो कोई संदिग्ध अटैचमेंट है तो उसमें वायरस आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता में मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा? तो इसमें प्रदूषण में कमी आएगी और खपत में भी कमी आएगी। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? यह है रिदम ममानिया, 10 साल की एक लड़की है। बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन, किस रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया? ऑपरेशन पोलो आप सबको पता है आज़ादी के बाद में क्या हुआ था कि पूरे भारत में कई सारे रियासतें थी जिनको स्वतंत्र कर दिया गया था कि आप चाहे भारत के साथ रहना चाहें तो भारत के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं, या स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रहें। तो जो हैदराबाद की रियासत थी ये स्वतंत्र रहने के लिए इच्छुक थी, तो सरदार पटेल ने क्या किया था, यहाँ पर अपनी पुलिस कार्रवाई करके ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ये है आपका इसका आंसर चाइना। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बाफिन द्वीप कनाडा में स्थित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 19 के तहत। अगला क्वेश्चन है 71, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? गोवा में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है EFT का फुल फॉर्म क्या है? EFT आपने नेफ्ट सुना होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 1978 से 83 तक रोलिंग प्लान लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तब वायसरॉय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1939 से लेकर के 44 के बीच में रहा, विश्व युद्ध इसी के शासनकाल में रहा। यही लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा ही अगस्त प्रस्ताव लाया गया और इसी ने घोषणा की थी कि भारत विश्व युद्ध द्वितीय में हमारे साथ में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? ये धुआं मुक्त बनाने के लिए भारतीय उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है जिसमें सिलेंडर मुफ्त बांटे जा रहे हैं ग्रामीणों को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना है? यह है यूपी भूमि सुधार निगम। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FSS का फुल फॉर्म पूछा गया है। FSS का, तो FSS का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका फॉर्मर फील्ड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? यह है यूपी मातृभूमि योजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यवसाय यौन शोषण से पीड़ित के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? इसमें से कोई भी योजना जो है इससे संबंधित नहीं है। उज्ज्वला, आजीविका, उस्ताद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश के पारंपरिक कलाओं, शिल्प के संरक्षण और अल्पसंख्यकों समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता, कौन सी योजना पूछी गई है? कारीगर और शिल्पकारों संबंधित। जो उस्ताद योजना जो है कारीगर और शिल्पकारों की क्षमता संबंधित है। उस्ताद का फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। यह है USTTED। यू से हो जाएगा अपग्रेडिंग स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड फॉर डेवलपमेंट। ये हो जाएगा आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड स्कीम। ट्रेड स्कीम जो है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़की जो हाई स्कूल पास है को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त
तो एक मुश्त राशि कितनी प्रदान की जाएगी? 30,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? आजीविका मिशन से संबंधित मंत्रालय पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। बहुत सारी स्कीमें पूछ ली गई थी इस पेपर में। जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग 80% स्कीमों से क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत, ये भी योजना संबंधित है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? इसमें सब्सिडी पूछी है तो 30% सब्सिडी दी जाती है सोलर प्लांट लगाने पर। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन का जो है स्वच्छ भारत मिशन का मंत्रालय पूछा गया है, ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती है? तो ये हो जाएगी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा केंद्र की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का मंत्रालय पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? अच्छा, मानचित्रण के लिए कौन सी स्कीम है, ये पूछा गया है। ग्रामीण जो हैं सड़कें उनके मानचित्रण के लिए ये है स्वामित्व योजना। इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व से फुल फॉर्म है इसका सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। सर्वे ऑफ विलेजेस, एस से सर्वे हो जाएगा, वी से विलेजेस हो जाएगा, और ए विलेजेस, ए से एंड, एम से मैपिंग, ऑफ इम्प्रूव्ड, आई से इम्प्रूव्ड, और टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। ठीक है, स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म। तो मैपिंग से संबंधित कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? यह है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो इसका आंसर है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है? यह ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए पेंशन के रूप में काम करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो यह है NSAP। NSAP का फुल फॉर्म है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? ये लखनऊ में है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण लोगों को आवास प्रदान करना है? तो ग्रामीण लोगों को आवास प्रदान करने के लिए है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने के लिए है? SGRY, मतलब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रोजगार दिया जाएगा तो प्रवास थोड़ा सा कम होगा, माइग्रेशन जो होता है शहरों की तरफ, वो थोड़े से उसमें कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण दूसरा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? या इसका आंसर हो जाएगा 2020।
निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ई स्वास्थ्य पहल यह है उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तर जीविका को सुनिश्चित किया जाना है? यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्वेश्चन और छूट गया था, 97 वाला छूट गया है। इसका आंसर हो जाएगा UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ये 2003 में की गई थी। अब मैथ सेक्शन देख लेते हैं। मैथ के दो तीन क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो मैथ ऑल ओवर बहुत आसान आई थी। 26 नंबर पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मैथ का। अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि का वहन करता है। 30% का मतलब कितना? 3/10। इसको 30% को 30/100 कर लेंगे तो इसको काटेंगे 3/10 आ जाएगा। नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस हो जाएगा। 10 रुपए की चीज पे 3 रुपए का नुकसान हो रहा है तो कितने रुपए की बेची गई होगी? 7 रुपए की। तो ये जो 7 यूनिट की बेची गई है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1820 के बराबर। तो 7 यूनिट बराबर 1820, 1 यूनिट बराबर कितना? 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, 260 रुपए। अब पूछा क्या है, उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। अब 10 रुपए की चीज 30% का लाभ प्राप्त होने के लिए इसको कितने में बेचेगा? 13 यूनिट में। तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 260 का, आंसर आ जाएगा आपका कितना? 3380। ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो इसको 10 ले लो, इसको 12 ले लो, 20% अधिक हो गया। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिलती है तो इसका 30% की वृद्धि हो जाएगी। तो 12 गुणे 30% अभी कितना आया था? 13/10 हो जाएगा। 30% की वृद्धि हो गई। और मोहन अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिल जाती है, इसको 40% की वृद्धि हो जाएगी तो ये 14/10 हो जाएगा। ठीक है। तो अब पूछ रहा है वेतन वृद्धि के बाद में राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने % अधिक है। ये इससे कितने % अधिक है पूछा है, तो इसको इससे काट लें। और कट रहा है कुछ तो काट लेते हैं, 2 से कटेगा, ये 70 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 78। 8 यूनिट ज़्यादा है 70 पर, तो कितना % हो जाएगा? इसको काट लें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 80/7 लगभग 11% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC B पर समकोण है। ये ट्रायंगल है, ये यहाँ पर B पर समकोण है, ABC है ये। AB 12 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर, ये BC पूछा है। तो ये ट्रिपलेट से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। जिसको ट्रिपलेट नहीं पता तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देगा, जो आएगा उसका अंडर ले लेगा तो 5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल पूछा है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, -b + √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो -b की जगह पे क्या लिखेंगे? 4, b की जगह पे -4 लिखेंगे और c की जगह पे -1 लिखेंगे। तो b -4 है तो एक माइनस यहाँ लगा हुआ है तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a की जगह पे 1 है, c की जगह पे -1 है तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा /2a, a 1 है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4 ± यहाँ 16 + 4 ये 20 हो जाएगा /2। 20 का रूट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ±2√5। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2 ± √5। ये आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 और 6 है। एक समांतर चतुर्भुज है, ये पैरेललोग्राम, इसकी लंबाई 8 है और इसकी 6 है। आधे आधे पर काटेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये कह रहा है इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई कितनी हो जाएगी।
अगर ये 3 है, ये भी 3 हो जाएगा, और एक भुजा चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले 5। तो 5 तभी हो सकती है जब ये 90 डिग्री का होगा। ये भुजा कब हो सकती है? जब ये 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री का किस में होती है? रोम्बस में। रोम्बस जब बन जाएगा ये, तो उसकी सारी भुजाएं समान हो जाएंगी। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर दिया और समचतुर्भुज यानी रोम्बस, इसका परिमाप 120 है, तो इसकी भुजाएं 30-30 हो जाएंगी। और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हमें पता है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो ये आपका आ जाएगा 30 गुणे 12, 360 आंसर। अगला क्वेश्चन है, बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली भुजा होती है। अच्छा, बहुभुज के बारे में पूछ रहा है, तो बहुभुज जो होता है बंद आकृति होती है, क्लोज्ड फिगर। बहुभुज कैसे बनता है? ऐसे कोई इसको बहुभुज नहीं कहेंगे, ये जब तक ये बहुभुज ये बंद नहीं होगा तब इसको बहुभुज कहेंगे। ये बहुभुज नहीं है, ये है। तो इसका आंसर बंद आकृति, 32 का डी। अगला क्वेश्चन है, लासा पूछा फ्रैक्शन का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब भी एलसीएम पूछेगा फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी कि अंश का लासा, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये होता है फॉर्मूला। तो इनका एलसीएम लेंगे अगर ऊपर वालों का, ऊपर वालों का एलसीएम 3, 2, 4, ये हो जाएगा 4 3 12, और नीचे वाले का एलसीएम 8, 6, 7, 1 आ जाएगा। इसका आंसर 12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है। जब किसी दो संख्याओं का एचसीएफ दिया होता है, दो संख्याएं मानने के लिए हम उनके साथ में x और y ले लेते हैं। पहली संख्या 11x, दूसरी संख्या 11y। उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड मतलब एलसीएम में 11 तो आएगा, और इसके अलावा 13 और 17 भी आएगा। तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 और 17। अन्य दो गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? यही x और y हो जाएंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा? 11 तो आएगा और साथ साथ में x y भी आ जाएगा, वही एलसीएम हो जाएगा। तो x की जगह पे 13, y की जगह पे 17 रख लेंगे। छोटी संख्या पूछिए, 11 गुणे 13, ये हो जाएगा 143। अगला क्वेश्चन, बहुलक पूछा गया। बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा बार आता है, जो संख्या ज्यादा बार आवृत्ति होती है जिसकी, वही बहुलक होता है। 3 देखो, इसमें 4 बार आया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। माध्यिका पूछी है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। 10, 12, 12, 13, 14, 15, 21, और जो बीचों बीच में आए, इधर के 3 काट दो, इधर के 3 काट दो, 13 इसका आंसर हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। आधार 18 दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। अगर आधार 18 है तो सारी भुजाएं 18-18 हो जाएंगी, और इसका परिमाप 18 54 हो जाएगा। अगला एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें बोर्ड मास मेथड लगाना पड़ेगा। BODMAS लिखते हैं, यानी कि पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से 5 आएगा आंसर। फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9 बचे 45 हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद में 45 में 18 जोड़ करके 63 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का माध्य 30 दिया हुआ है। अच्छा, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। जब संख्याओं का माध्य दिया होता है या औसत दिया होता है, तो उसमें अगर प्रत्येक संख्याओं के साथ जो छेड़छाड़ होती है, वही बदलाव माध्य के साथ भी हो जाता है। तो 15 संख्याओं में अगर 3-3 जोड़ दिया गया है, प्रत्येक में जोड़ा जाए तभी ये काम होगा। अगर 15 संख्याओं में 3-3 जोड़ रहे हैं, तो माध्य में भी 3 जुड़ जाएगा। माध्य इसका नया माध्य हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड निकाल लिए जाए। गुणनखंड निकाल लेंगे तो 2240 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे 5 गुणे 7। जब गुणनखंडों का योग की बात की जाए, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 2 की पावर 0
प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6। फिर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का निशान, फिर 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू यहाँ पे प्लस आएगा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे, एक दो किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 16 32 64 ये हो जाएगा। इसके बाद 5 की पावर 1 ये हो जाएगा कितना, 5 की पावर 1 हो जाएगा 1 और प्लस 5 हो जाएगा, ऐसे ही 7 की पावर 0 ये 1 हो जाएगा प्लस ये 7। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो इन सब का योग 127 आएगा, गुणे 5 1 6 हो जाएगा, गुणे 7 1 8 हो जाएगा, 8 6 48 48 और 127 की गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 7 8 56 आखिरी वाली की गुणा अगर करेंगे यूनिट डिजिट में 7 8 56 तो इकाई अंक 6 आना चाहिए और किसी में नहीं है, इसमें यही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई दे रखी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 11 बराबर 132 आंसर। अगला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता नीचे दिया हुआ है और संचयी बारंबारता इसमें पूछा क्या है, बारंबारता की अधिकतम वैल्यू पूछी है। संचयी बारंबारता जब दी होती है और बारंबारता निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देंगे और इसमें से इस 3 को घटाएंगे 5 आएगा, इसमें से इस 8 को घटाएंगे 7 आएगा, इसमें से इस 15 को घटाएंगे 10 आएगा और इसमें से इस 25 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अधिकतम पूछिए, अधिकतम बारंबारता अधिकतम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 19 से 21 वाले की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 से 21। अगला क्वेश्चन ग्राफ से संबंधित है। हमारे चैनल पे ग्राफ की 2 वीडियोस पड़ी हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है कैसे ग्राफ को सॉल्व करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको देखने की आवश्यकता लगे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1996 से 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले इसका पूरे का औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ करके क्या करेंगे, बटे 8 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका औसत आ जाएगा आपका 3477.5 समथिंग। और पूछा किससे गया है, 96 यानी कि 4320। तो 4320 जो है इससे कितना अधिक है, 4320 3477 का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए अगर हम लगभग देखें तो 90% तो नहीं होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। और 34 से ये लगभग कितना ज़्यादा है, ये लगभग 600 300 लगभग 900 अंक ज़्यादा है। तो 3400 का 900 कितना परसेंट होगा, लगभग 25% होगा। देखो इसके चौथाई के बराबर 17, इसका आधा करेंगे तो 1700 आएगा और उसका आधा करेंगे लगभग 850 आएगा। तो इसका 1/4 क्या होता है, किसी चीज़ का भी 1/4 क्या होता है, 25% होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम और उनकी आय औसत से अधिक है। तो अभी हमने औसत निकाला 3477। तो 3477 से 5 कंपनियां ऐसी हैं जो 3477 से कम हैं और 3 कंपनियां 3477 से अधिक हैं। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 5:3। अगला क्वेश्चन है, 1997-98 में कंपनी की आय 94-95 से कितने गुनी थी। तो 97-98 और 94-95 में देखते हैं इनकी आय कितनी है। 97-98 और 94-95। 97-98 की आय में आय 50-40 थी और 94-95 में 3360। इसको इससे काट देंगे, ये 4 से कट रहा है तो और काट लेंगे 3 से। तो लगभग 1.5%, लगभग नहीं एग्जैक्ट आ जाएगा 1.5 टाइम्स। कितने गुना है, 1.5 टाइम्स। आंसर हो जाएगा इसका 1.5।
अगला देखते हैं। अगला पूछा 97-98 में कंपनी की आय 93-94 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 93-94 वाला देखते हैं। 93-94 में 2520 था और 97-98 में 50-140 हो गया, डबल हो गया। डबल का मतलब कितना, 100% वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में गिरावट पूछी है। 94-95 से 95-96 इसमें गिरावट पूछी है। तो 3360 से 3120 में कितना कमी आई है, ये आई है 140 की, नहीं 240 की, कितने पर, 3360 पर। इसका परसेंट निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स 7% के लगभग आया। अच्छा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार और पर समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कितना होता है। ऐसे समझो कि दो समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच में अगर हम एक आधार ले लें, यहाँ से यहाँ ये ए बी ले लें, यहाँ से एक कोई त्रिभुज बना लें और एक कोई चतुर्भुज बना लें दोनों आधार से, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है बारंबारता घनत्व। बारंबारता घनत्व नया टर्म है, इसको समझ लीजिए कि क्या होता है। जो बारंबारता दी होती है उस बारंबारता को घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बारंबारता को इसके इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। जो इसका वर्ग होता है, वर्ग अंतर से डिवाइड कर देंगे। तो इसका वर्ग अंतर देखो, इसमें गैप आ रहा है 20 से 21 आ रहा है गैप। जब गैप होता है तो हम इसको एक आधा बढ़ा करके इसको आधा घटा लेते हैं। तो ये 20.5 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 20.5 हो जाएगा। इसके बीच वाला ले लेंगे 20.5 से 25.5 तक। तो इसका वर्ग अंतर 5 आ जाएगा, बारंबारता 20 है, तो इसका आंसर 4। अगला पूछा है हिस्टोग्राम, आयत चित्र क्या होता है। आयत चित्र क्या होता है, आपने देखा होगा, ये हिस्टोग्राम होता है जो क्या कहते हैं, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम क्या, आवृत्ति आरेख बोलते हैं। तो मैथ के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।